Hello students, welcome to Jim's Orbit. So today we are going to solve some questions, some MCQs of political parties. हमने फेडरलिज्म के और पावर शेयरिंग के देख लिए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के करते हैं हम। थर्ड चैप्टर है हमारे पास ये, इसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। रिवाइज सिलेबस है, मात्र 4 चैप्टर ही हैं तो उसको निपटा देते हैं जल्दी जल्दी। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है, रजिस्टर कौन करता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट, नहीं। ये काम किसका है? हमारे यहाँ नाम से ही पता चल रहा है ये काम है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो जिसको ये रिकॉग्नाइज कर देती है उनको कुछ फैसिलिटीज भी देती है, उनको सिंबल अलॉट्स करती है और उनको उनके कैंडिडेट्स को उस सिंबल को यूज करने की परमिशन देती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया, हु रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? इलेक्शन कमीशन। सेकेंड, एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जहां पर एक देश में चुनाव जो है वो बहुत सारी पार्टी लड़े, एक पार्टी नहीं हो, दो पार्टी नहीं हो, बल्कि दो से ज्यादा या बहुत सारी पार्टीज हो और सबके पास सबको लिबर्टी हो, जो कि रिकॉग्नाइज की जा चुकी है, उनको लिबर्टी हो कि वो इलेक्शन लड़ पाए और अपने कैंडिडेट्स को उतार पाए मैदान में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को कहाँ मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें इंडिया में। इंडिया में हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया में कम से कम 750 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये इंडिया में एग्जांपल देखने को मिलता है। बाकी यूएस से इंग्लैंड में हमारे पास कौन सा सिस्टम है? यहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम है हमारे पास। और चाइना में हमारे पास है यूनी पार्टी, एक पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में हमारा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? इंडिया। थर्ड, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी फॉर्म्ड? तो बहुजन समाज पार्टी किसकी लीडरशिप में और कब बनी थी? तो इसका आंसर जो है, सिंपल आंसर इसका, याद करने वाला क्वेश्चन है ये बनी थी 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। इस पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? ऑब्जेक्टिव थे इस पार्टी के क्या? अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उन क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए पार्टी काम करती है। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव था और ये बनी कब थी? 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर इन 2018? तो सबसे पहली बात तो हमने कहा था कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 750 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है या हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। हमारे यहाँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो हमारे यहाँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को फुलफिल करने का कुछ क्राइटेरिया है जो कि इलेक्शन कमीशन बताती है। तो 2018 तक हमारे पास कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी? तो वो थी हमारे पास 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास 2018 तक थी। हालांकि फिलहाल में हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? हमारे पास 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अभी 2019 में जो थी वो नई एक पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो अभी हमारे पास 8 है, लेकिन 2018 में हमारे पास 7 थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? सी 7। 6 आपको इसलिए कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि 2006 तक 6 पार्टी थी हमारे पास, लेकिन रिवाइज्ड में 2018 में 7 हैं और बाकी 2000 जो आप, क्योंकि ये 2018 तक पूछ रहा है तो आप 7 देंगे। अगर वो पूछे कि हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया, तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? उसका 8, क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे पास 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। फिफ्थ, व्हेन वाज द बीजेपी फाउंडेड? बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, करंटली रूलिंग पार्टी है इंडिया की। 2019 के लोकसभा इलेक्शन जीती थी 2014 के बाद। तो कब बनी थी ये पार्टी? ये पार्टी बनी थी 1980 में। 1980 में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए 1980। बीजेपी वॉज फाउंडेड इन 1980। जनसंघ परिवार को जो है रिवाइव किया गया था। तो 1980 में ये पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस टाइम फिलहाल रूलिंग पार्टी है। 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बीजेपी इन कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स? ये आपको बताया गया था जब पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ाया जा रहा था, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनकी आइडियोलॉजी को बताया जा रहा था। तो इसमें हमने बताया था कि बीजेपी का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? वो क्या वेस्टर्न एजुकेशन है? नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं है। मार्क्सिज्म है? मार्क्सिज्म भी नहीं है। ये तो हमारे यहाँ सीपीआई और सीपीआईएम का था। तो इसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, जिसको हमने क्या बताया था? ये है इंटीग्रेशन ऑफ एंशिएंट कल्चर, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस वैल्यूज, कि हम मॉडर्न
बनेंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी विल नॉट फॉरगेट द कल्चर्स एंड वैल्यूज दैट एनरिच्ड आवर नेशन। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये बीजेपी पॉलिटिक्स का, दैट इज कल्चरल नेशनलिज्म। सेवेंथ है मेरे पास, व्हाट इज अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हिज हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये हमने पढ़ा कहाँ था, ये हमने पढ़ा था रिफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल पार्टी। जब हम चैलेंजेस पढ़ रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चैलेंजेस क्या है, वहां पे हमने ये पर्टिकुलर चीज पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जीतने के लिए, वोट्स हासिल करने के लिए क्या करती हैं, मैदान में उन कैंडिडेट्स को उतारती हैं जो कि अमीर होते हैं, जिन पे पैसा बहुत होता है, या जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, जिससे कि वो लोगों में डर का माहौल या उनसे वोट्स ले सकें। तो उस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी। इसमें एक डायरेक्शन ये थी कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, जो भी पार्टी कैंडिडेट मैदान में उतार रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हिज और हर क्रिमिनल बैकग्राउंड और जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सब रिटर्न स्टेटमेंट में देगा ऑन ओथ। तो उस रिटर्न स्टेटमेंट को, जो कि ओथ पे दिया जाता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को जो फर्निश करता है पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसको क्या कहते हैं, अपील कहते हैं? नहीं, डिक्लेरेशन भी नहीं कहते, उसको कहते हैं हम एफिडेविट, जो कि ओथ ऑफिसर के सामने दिया जाता है। ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है जहां पर जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करता है रिगार्डिंग हिज मनी, हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो एफिडेविट मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसका 7th करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास सी, एफिडेविट। 8th, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, द पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। क्या पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स नहीं बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मेरे यहाँ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो है ये बनाना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जिससे कि वो अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो क्लियर कर पाए वोटर्स के लिए। बी, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी सिलेक्ट्स कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो ये चीज नहीं है मेरे यहाँ। देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में मेंबर्स जो होते हैं या उसके सपोर्टर्स जो होते हैं, वो कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करते इलेक्शन लड़ने के लिए। इंडिया में जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है वो टॉप पार्टी लीडर के द्वारा किया जाता है, लीडरशिप के द्वारा किया जाता है। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो डिटरमाइन करती है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैंडिडेट, हु इज गोइंग टू बी द सुटेबल कैंडिडेट इन द इलेक्शंस। तो किस पोजीशन के लिए कौन सा कैंडिडेट चाहिए, कि लीडरशिप हमारे अपॉइंट करती है। एंड आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम। टॉप पार्टी लीडर्स सिलेक्ट कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट द इलेक्शन। तो इससे क्या होता है, ये ऐसा क्यों कहा गया है, बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों है, वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों कही गई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो इसीलिए जिससे कि हमें क्या नहीं डिटरमाइन हो पाता, क्योंकि पार्टी लीडर्स इलेक्ट करते हैं किसको, कैंडिडेट्स को। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हर सही कैंडिडेट ही इलेक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो ऊपर पार्टी लीडर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दें अपनी मनी से, मसल से, जिससे कि बाकी जो होनहार कार्यकर्ता हैं, जो होनहार मेंबर्स हैं, जो उनको चांस ना मिले और किसी ऐसे बंदे को चांस मिल जाए जो कि डिजर्व नहीं करता हो। तो दिस इज दी वन प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी जब हमने चैलेंजेस पढ़े थे और उनके हमने रिफॉर्मेशन भी देखे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। 9th, हु अलॉट सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर मैं करेक्ट लगा दूंगा, द इलेक्शन कमीशन। क्यों? मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्टीज को रिकॉग्नाइज कर देती है उनको सिंबल अलॉट करती है और उनको कुछ फैसिलिटीज भी देती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे यहाँ काम है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। हाँ, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका कॉम्पोजिशन जो है वो डिफाइन करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसका 9th का करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन। लास्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो देख के बताइए इसमें से कौन सी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। द कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मेरे यहाँ वो बनी थी 1885 में। ये जितनी भी मेरे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये वाली ये बनी है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ये इन पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पार्टी बनी थी मेरे यहाँ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जब इंडिया आजाद नहीं था, जब इंडिया पे ब्रिटिश हुकूमत थी,
उस टाइम पे ये पार्टी बनी थी 1885 में, तो ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम की पार्टी है। तो ये मेरे यहाँ सबसे पुरानी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, इसलिए इसको ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो गया, डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे बच्चों जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहे गए थे, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ एंड फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ एमसीक्यूज आते हैं। तो एक बार एमसीक्यू करने से क्या होता है कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है, तो मुझे अपने जो है वो शॉर्टकमिंग्स और वीकनेस भी पता चल जाती हैं कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ और कहाँ कहाँ मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तो एमसीक्यू से क्या अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, चैप्टर तैयार हो जाएगा। बाकी चैप्टर को पढ़िए, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्चुअल बातों को याद रखिए, ये बातें तो याद करने की हैं। कौन सी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी पार्टी किस लीडरशिप के अंदर बनी, कौन सी पार्टी कब बनी, तो इसमें कुछ ईयर्स, कुछ नेम आपको याद करने हैं। बस इतना ही था आज के लिए, हमारे पास एमसीक्यूज थे कुछ जो हमारे पूरे हुए। अब हम लास्ट अपने चैप्टर के आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का। जब तक आप ना पढ़िए, लिखिए, ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। थैंक यू।